नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे साइबर फ्रॉड जाल, लोग हो रहे कंगाल। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जितनी तेजी से तकनीकी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से शातिर ठगों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। आज सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि जो ठग पहले सिर्फ जामताड़ा या नूह के गांव में बैठकर आपको चूना लगाते थे, अब वो आपके पड़ोस के आलीशान फ्लैट्स में व्हाइट कॉलर बनकर कर रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर साइबर अपराध की एक ऐसी हैरान करने वाली कहानी सामने आई जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। खुद को देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा अधिकारी बताने वाला ये कोई पढ़ा लिखा बैंकर नहीं, बल्कि साइबर ठगों का एक ऐसा बंटी बबली का गैंग था जो आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहा था। पति और पत्नी जिन्होंने पवित्र रिश्ते की आड़ में अपराध का ऐसा ताना बाना बुना के एक झटके में 95 लाख की ठगी को अंजाम दे डाला। जरा सोचिए, आपके पास फोन आता है, सामने वाला पूरी ठसक के साथ कहता है कि वो आरबीआई से बोल रहा है। आप डर जाते हैं, आप भरोसे में आ जाते हैं और इसी भरोसे का फायदा उठाकर दीपक सिंह नाम का ये शख्स लोगों को कंगाल बना रहा था। लेकिन इस खेल की असली मास्टरमाइंड और इस ठगी के पैसों की तिजोरी कोई और नहीं बल्कि इसकी पत्नी आंचल सिंह थी। पति फोन पर फर्जी अधिकारी बनकर शिकार फंसाता था और ठगी की रकम सीधे पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर होती थी और इस ठगी के पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी जी जा रही थी। चमचमाती लग्जरी एक्सयूवी कार खरीदी जा रही थी, जेब में चमचमाता आईफोन 15 था और मैडम इसी ठगी के पैसे से अपनी नर्सिंग यानी कि जीएनएम की पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। यानी कि जनता की गाढ़ी कमाई से इन ठगों के शौक पूरे हो रहे थे। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानपुर कमिश्नरेट की साइबर सेल और नवाबगंज पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को निस्तनाबूद कर दिया। दोनों सलाखों के पीछे हैं, इनकी गाड़ियां, मोबाइल और लैपटॉप जब्त हो चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इन दोनों की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर कब तक हम और आप इन फर्जी कॉल्स के झांसे में आते रहेंगे। रिजर्व बैंक बार बार चीख चीख कर कहता है कि वो कभी किसी को फोन नहीं करता, कोई ओटीपी या बैंक डिटेल नहीं मांगता, फिर भी जनता इनके जाल में फंस जाती है। कानपुर पुलिस की ये कार्रवाई बड़ी कामयाबी तो है ही, लेकिन ये हम आप सबके लिए चेतावनी भी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा फोन आए तो डरिए मत, लालच में मत आइए। तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए और साइबर सेल को सूचना दीजिए। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। की बात मेरी 2022 से 23 में हुई है और इन्होंने मुझे कॉल किया था। कोई साइट मैंने बनाया नहीं था। गलती यही है कि मेरे पैर का ऑपरेशन था, मुझे पैसे की नीड थी और इनको अपनी पॉलिसी पर निकालने का नीड था। सर इनके अनुसार जो है 85 लाख रुपए मुझे भेजा गया। मैंने कभी अपना स्टेटमेंट चेक नहीं किया सर। कैसे झांसे में देते थे, क्या बताते थे इनको? सर इनको आरबीआई का मैनेजर बताता था। अच्छा, तो ये कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ गया है कि इस तरीके का अधिकारी बन गया? सर कभी ऐसा कुछ नहीं था। जी क्या पुलिस ने इसी पकड़ लिया क्या? नहीं सर, गलती की है। पत्नी के अकाउंट में मैंने अपने अकाउंट से पैसा भेजा है, बस इतना ही रोल। उनको कुछ भी नहीं पता है सर। देखिए, जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना नज़ीराबाद पर एक सूचना दी थी कि उन्होंने वो निर्माण निगम में जेई के पद पर नियुक्त थे। अपनी नियुक्ति के दौरान उन्होंने 26 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ विभिन्न कंपनियों से खरीदी थी। कुछ पॉलिसी में कुछ प्रीमियम गए और बाद में उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो ब्रेक हो गई थी। फिर ब्रेक होने के बाद उन्होंने, जब वो रिटायर हुए हैं, फुर्सत मिली है, तो उन्होंने जो प्रीमियम इनका जा चुका था उसको वापस लाने के लिए गूगल पे जा कर के तलाश करी कि किस तरह से हमारे ये पैसे वापस आ जाते हैं। उसी समय एक फिशिंग साइट पर ये गलती से चले गए और वहाँ पे जो आरबीआई की साइट थी उस साइट पर गए। वहाँ पर एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिली जिससे उन्होंने संपर्क स्थापित किया। तो सामने वाले ने उन्हें आरबीआई का जीएम खुद को बताया और बताया कि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज के पैसे वापस करा देंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अशोक द्विवेदी नोएडा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शहनवाज खान कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहनवाज, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? देखिए यशी जी, पूरा मामला बता दें। कल जब दोपहर में कानपुर सीपी सेंटर ने एक खुलासा किया है जो
नजीराबाद में एक जितेंद्र कुमार के नाम से एक ठगी हुई थी 98 लाख रुपए की, जो कि एक वो 26 लाख रुपए की उसमें 26 उन्होंने करा रखी थी, जिसमें वो उन्होंने एक बैंक का फोन आता है दीपक सिंह का, और उससे कहते हैं कि आप, मैं आरबीआई का बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके साथ ये है, तो वो तो थोड़ा सा डर गए और उनकी जो 98 लाख रुपए की जो उनकी रकम थी वो पूरी तरह से अकाउंट से साफ कर ली गई थी, जबकि इसकी शिकायत इन्होंने नजीराबाद थाने में करी, तो उनकी जाके उनके थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद जो साइबर टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने लग गई पकड़ने के लिए। कल जब देर रात उनको सफलता मिली, तो डीसीपी सेंटर अक्षय कुमार श्रीवास्तव ने इस साइबर ठगी का खुलासा करते हुए मीडिया की जानकारी दी। इन्होंने ये बताया कि ये जो दीपक सिंह कोई बैंक अकाउंट का आरबीआई का मालिक नहीं था, कुल मिला के ये एक फर्जी अकाउंट दस्तावेज साइबर ठगी था। कुल मिला के लोगों को अकाउंट से पैसा उठाता था और लोगों को धमकाता था और डराता था। इसी चक्कर में जितेंद्र कुमार जो काफी परेशान हो गए थे, फिर नजीराबाद पे उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। जी यशी जी। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर अशोक द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामलों को लेकर जो नोएडा में ठगी हुई? यशी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हरियाणा के चरखी दादरी से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। अमन नाम का व्यक्ति है। ये बताया जा रहा है कि इसने 2,10,000 रुपए की जो है 2,10,00,000 रुपए की जो है साइबर ठगी की थी। अपने आप को आरबीआई का अधिकारी बताता था और इसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पे इसको डिजिटल अरेस्ट करके ये ठगी की गई थी, जिसके बाद कल जो है साइबर थाना पुलिस ने जो एक्टिवेट हुआ, उसके बाद में इस पे कई टीमें बनाई गई, जिसको लेकर के इसको गिरफ्तार किया गया है हरियाणा से। बताया जा रहा है ये अपने अकाउंट का इस्तेमाल करता था जो साइबर ठगी करवाते थे। वही इसका कनेक्शन जो है वो बाहर बैठे कुछ लोगों से जो देश में नहीं है, विदेश से बैठ करके इसको ऑपरेट करते थे। बताया जा रहा है ये जो अमन नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, इसके अकाउंट में जो है टेरर फंडिंग कराई गई थी। टेरर फंडिंग के नाम पे इन्होंने साइबर ठगी की थी डिजिटल अरेस्ट करके। ये थी। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक सिंह साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार साइबर ठगी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तरीके बहुत अलग अलग हो गए हैं। जब जैसे जैसे हम लोग डिजिटल की दुनिया में और प्रोग्रेस कर रहे हैं, वैसे वैसे जो साइबर ठग है वो भी अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। तरह तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी आरबीआई का इस्तेमाल करके साइबर ठगी की गई। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये साइबर ठगी की कैसे जाती है, साथ ही साथ क्या मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिन पर आम जनता को ध्यान देने की जरूरत है? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ओके, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि फ्रॉड होते कैसे हैं। तो फ्रॉड होने के लिए काफी सारे अभी तरीके जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर फ्रॉड होते हैं तो फ्रॉड होते हैं लिंक्स के थ्रू। अगर किसी ने कोई अननोन लिंक शेयर किया है तो उस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे फोन्स, हमारे डिवाइस, हमारे अकाउंट्स के सारे जो प्राइवेट एक्सेस होते हैं वो सारे के सारे फ्रॉडिस्टर्स के पास चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि स्क्रीन शेयर एप्लीकेशंस होते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो लाइक एनीडेस्क एप्लीकेशन है, टीम व्यूअर एप्लीकेशन है। ये सारे एप्लीकेशन क्या करते हैं कि आपके डिवाइस, किसी भी डिवाइस जिसमें इंस्टॉल होते हैं, उसमें अपनी ही आईडी से आपका सारा का सारा स्क्रीन उनके पास शेयर हो जाता है। यानी कि आप अपने स्क्रीन, अपने फोन में जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ वहां पे शो होते रहता है। बैंक अकाउंट सबसे पहला है कि आप जो है अपने बैंक अकाउंट एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है सभी चीजों को आपने डिजिटली कर रखा है, यानी कि अपने फोन में सेव कर रखा है या फिर अपने किसी पर्सनल अकाउंट पे सेव कर रखा है। तो क्या होता है कि अगर आपका स्क्रीन शेयर जब होता है तो सारी चीजें जो है वहां पे एक्सेस हो जाती हैं फ्रॉडिस्टर के थ्रू। तो उन्होंने उसके थ्रू ये फ्रॉड करने के लिए एक नया तरीका निकाला है, जिसमें बैंकर्स बन के लिंक शेयर किया एंड देन वहां से डिटेल्स फ्रॉडिस्टर फ्रॉड कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर फ्रॉड से बचने के अगर तरीके के बारे में बात करूं, की पॉइंट्स की अगर बात करूं, तो सबसे पहले फ्रॉडिस्टर डराते हैं, धमकाते हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए इस बारे में, तो हमारे पास कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया था डिजिटल अरेस्ट का। हाँ। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज अभी है नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट कराया जा सके इंडिया के अंदर।
डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई कानून नहीं बनाया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस मामले के लिए अगर संदिग्ध जो नहीं पकड़े नहीं, जाते एक हैं सेकंड या अभिषेक जो जी, इससे कानून पीड़ित नहीं होते हैं, बना है या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट कोई किसी को करता नहीं है? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, कई मामले हमने देखे, लखनऊ में ही एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। बिल्कुल ये मैं बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल अभी पूरी तरह से पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं किया जा सकता मैम। डिजिटली अरेस्ट के लिए केवल एक इंटीमेशन जाता है, वार्निंग जाती है। और बुजुर्ग और बिल्कुल जैसा आपने बताया कि बुजुर्ग दंपति को, तो इसमें जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं साइबर फ्रॉड में सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन्स को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं यूपीआई की बात करूं तो बुजुर्ग यूपीआई यूज नहीं करते हैं, लेकिन बैंक्स के द्वारा यूपीआई उनकी एक्टिवेटेड होती है। उन्हें नहीं पता होता है कि एनीडेस्क एप्लीकेशन से क्या होता है एंड यूपीआई के पिन शेयर करने से क्या होता है। अगर मुझे किसी से पेमेंट मंगाना है तो मुझे अपना यूपीआई का जो 4 डिजिट या 6 डिजिट का यूपीआई पिन नंबर होता है, मुझे वो शेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपना क्यूआर देने की जरूरत है पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो ये जब अवेयरनेस नहीं होता है लोगों के पास, तो ही ये साइबर फ्रॉड, ये साइबर सिक्योरिटी का मामला सामने आता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले हमें साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करना होता है, और साथ ही साथ इसका हम नियर बाई FIR साइबर कंप्लेंट कर सकते हैं नियर बाई थाने में जाके, और इसका वेबसाइट के थ्रू भी हमारे पास ऑप्शन है cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे कंप्लेंट करना होता है। ठीक है, तो जयप्रकाश जी हमारे साथ पूर्व आईपीएस से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, ये जो साइबर ठगी के मामले नोएडा में, कानपुर में, और ये तो सिर्फ आज हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो 2 खबरों पर कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि साइबर ठगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इसको लेकर हमारे देश में फिलहाल कानून क्या क्या है, और लोगों को जब वो साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये बेसिकली तरीका अपनाया जाता है इंटरनेट का, उसे सिर्फ डरवाने के लिए, और बाकी तो ये जो ठगी है, चाहे वो साइबर ठगी के माध्यम से हो या ऐसे फिजिकल ठगी हो या आमने सामने बैठ के ठगी हो या किसी भी तरीके से हो, तो कानून तो जो हमारी पुरानी आईपीसी है, आज के तारीख में BNS है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें है, तो दुनिया भर के कानून है, और इन सारी चीजों के लिए सजा का प्रावधान है। जैसे भी आपके पहले जो जिन लोगों ने बताया, उसका बेसिक कारण देखिए ये है, ये साइबर ठगी जो बढ़ रही है, लोगों में एक अजीब सी डर है। वो डर है किसी न किसी एजेंसी की। जैसे इसमें ही बताया गया कि वो RBI का अधिकारी बन के डरवा रहा है, कभी पुलिस वाला बन के डरवाएगा, कभी वो CBI वाला बन के डरवाएगा, कभी ED वाला बन के डरवाएगा। तो आम जनमानस में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि कोई भी एजेंसी फोन करके न तो पैसे मांगेगी, न ही वो अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये तो एकदम पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि उसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोग, वरना हर व्यक्ति को मालूम है कि कोई भी भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेगा। तो इतनी सी बात से लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कोई फ्रॉडस्टर है, और ये इस बात की अवेयरनेस हम जितना जल्दी और जितना लार्ज स्केल पर करेंगे, उतना लोगों के समझ में आएगा कि ठगी का शिकार नहीं होना है। और इसका बचने का एकमात्र तरीका है कि ये सबको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी एजेंसी इस तरह से हमको कॉल करके पैसे नहीं मांगेगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, कानून तो इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट में है, और उसके अलावा जो नई BNS बनी है उसमें है। तो दुनिया भर के कानून है, और ऐसे लोगों को ठीक ठाक सजा का प्राविधान है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, वो इसमें अवेयरनेस ही सबसे बड़ी बचाव का तरीका है। ठीक है जयप्रकाश जी, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड जाल लोग हो रहे कंगाल। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की भी ज़रूरत है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। हालांकि एक तरफ देखा जाए तो सरकार बहुत हद तक कोशिश करती है कि वो लोगों को साइबर ठगों से सचेत कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है या समझ नहीं पाते जब भी वो साइबर ठगी का शिकार हो रहे होते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए सी जी, सरकार जागरूकता काम कर रही है। आपके मोबाइल फोन पर भी मैसेज आ रहे हैं कि अननोन व्यक्ति से आप ओटीपी शेयर ना करें। अगर जनता जागरूक हो जाए, आप मोबाइल रखे हैं अपने पास में, आपको जानकारी नहीं है कि कौन हमसे डिटेल मांग रहा है। फोन कंपनियां बताती हैं कि चाहे एयरटेल हो या और भी हो, कि कंपनी के द्वारा कोई व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं मांगी जाती हैं, हर फोन पे आ रहा है। उसके बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुखद है और जनता को जागरूक होना चाहिए। सरकार जागरूकता का अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी लोग फंसते रहते हैं। एक ऐसी और सिस्टम चला फेसबुक पर, किसी बड़े आईपीएस या बड़े मिनिस्टर्स या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे अधिकारियों की फोटो लगा करके आपको भेजा जाता है, थैंक्स। फिर उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप सामान लेना चाह रही हूँ, कौन सामान चाहिए, मैं पुराना सामान बेच रहा हूँ सस्ते दर पे, और ओटीपी दे दिया तो फंस गए आप। चाहे फेसबुक हो और चाहे हमारा फोन हो, सब पर इसमें साइबर अपराधी पूर्ण रूप से काबिज हैं। और इसमें देखिए, मैं तो कानपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाह रहा हूं। आज भी मेरी पुलिस, अगर सही ढंग से आप सूचना एफआईआर लाश करा देते हैं तो कहीं न कहीं साइबर अपराधियों की खैर नहीं। देखिए, पकड़े भी जा रहे हैं लोग। साइबर अपराध आज से नहीं ऐसी हो रहा, जब से डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ है तब से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अब संख्या इसलिए बढ़ गई कि 1 करोड़ 2 करोड़ पहले था कि फोन किए ये लोग बताए 10-5 लाख 10-5 हज़ार 20,000 50,000 लेते थे। अब तो करोड़ों लोग गेम खेल रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। ये भी कम से कम पास पड़ोस लोगों को भी देखना चाहिए कि सड़क पे चलने वाला आदमी आज लग्जरी गाड़ियों से घूम रहा है, क्यों घूम रहा है। जागरूक होइए, स्थानीय थाने में संबंधित इनकम टैक्स अफसर को आप बताइए इस बात को। और वक्त से इनकम टैक्स से पैसा भी मिलता है। अगर कोई आप इतना बड़ा पोल खोलते हैं, राज खोलते हैं, तो उसमें इनकम टैक्स प्रोत्साहित भी करता है। तो उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, सरकार साथ साथ में। और एसीजी इतना ही नहीं, कई मित्र मेरे बताए कि ये लोग हार्न पीछे से बजाते हैं पुलिस का सायरन कि पुलिस आ रही है आप घर में। तो पुलिस के नाम पर पब्लिक भयभीत हो जाती है। आज भी दर्जनों अफसर हमारे कहते थके कि पुलिस और जनता के बीच मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन कितना मित्रता व्यवहार लोग करते हैं? 10-5% पुलिस वाले तो ऐसे ही हैं कि कैसा व्यवहार करते हैं। हमारे बड़े भाई जेपी जी जानते होंगे, देखे भी होंगे। लेकिन 80% पुलिस वाले आज भी मेरे ऐसे हैं जो जनता की बात सुनते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और उन्हीं पुलिसकर्मियों की याद देना है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, वरना पैसा लेके भी छोड़ देते। तो जो ईमानदार पुलिस अफसर हैं, अपने वास्तव में ड्यूटी निभा रहे हैं, उन्हीं की देन है कि ऐसे साइबर अपराधियों से हम लोग बच जाते हैं। अगर कोई फोन कर रहा है आपको, मैं आपके नेशनल चैनल से अपने दर्शकों सहित प्रदेशवासियों देशवासियों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप फोन, एक तो पुलिस पैसा फोन पे मांग ही नहीं सकती है। इतना किस पुलिस अधिकारी की हैसियत से आपसे कहे नहीं हमको पुलिस पैसा भेज दीजिए? कौन सा इनकम टैक्स अफसर, आरबीआई का अफसर आपसे पैसा फोन पे मांगेगा? जैसे ही पैसे डिमांड होती है, आप तत्काल उस नंबर पर 1930 जो व्यवस्था की गई है उस पर कॉल कर दीजिए, संबंधित थाने बता दीजिए, जिससे कि अगला ठगी का शिकार ना हो। लेकिन जितना ही हम टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती चली जा रही है जी, उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इससे पहले आप देख लो, चेक से पेमेंट लाते थे, इतनी दिक्कतें नहीं थी। लेकिन डकैती चोरियां भी बहुत होती थी। आज डकैती की संख्या कम हो गई है, छिनैती कम हो गई, क्योंकि लोगों के पास डिजिटल पेमेंट है। मोबाइल से आप करो क्या, ये गंभीर अपराध है और इसमें बहुत लोग फंस रहे हैं। मैं एक बार फिर उन देशवासियों से कहना चाह रहा हूं, कोई फोन करे आपको कि आप इस केस में फंस गए हैं, जब आपने किया नहीं फंस कैसे गए हैं, उसके झांसे मत आइए, जागरूकता रखिए, पड़ोसियों भी जागरूक कीजिए। जी ऐसी जी। हमारे साथ यहाँ पर अभिषेक जी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से कई बार हम देखते हैं कि अपने ही रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके, उनका प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल करके, या कई बार तो सेम नंबर से मैसेजेस आते हैं, ये कैसे पॉसिबल है और उसको लेकर लोग किस तरीके से ये पहचान सकते हैं कि नहीं या ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ? अभिषेक जी। हाँ,
मैंने जैसे बताया कि जो भी हमारे पास फ्रॉड करने के लिए लिंक्स या फिर जिस तरह के नंबर्स अगर हम यूज किए जा रहे हैं, या फिर हमारे ही रिलेटिव्स के नाम और उनकी आईडी या प्रोफाइल यूज किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये ऐसा होता है डिजिटल वेज के थ्रू। लाइक डिजिटली हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन या फिर अनेक सोशल मीडिया पे हमने अपने सारे रिलेटिव्स को अपना रिलेशंस में ऐड कर रखा है, उनके वहां पे डिटेल्स मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ हम लोग भी अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी, हर एक डिटेल्स हमने सोशल मीडिया पे ऐड कर रखा है। और आसानी से अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो आसानी से वहां पे कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर करता है, एंड देन वहां पे आप तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेते हो बिना जाने कि वो इंसान है कौन। अगर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है तो जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है, देन वहां पे आपकी फेसबुक आईडी की आपके सारे पर्सनल डिटेल्स अगर आपने अलाउ कर रखा है, देन वो इंसान भी उस चीजों को देख सकता है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर अगर आपने अलाउ कर रखा है तो आपके मोबाइल नंबर वहां पे शो होंगे। अगर आपने वहां पे अपना लाइक ईमेल आईडी अलाउ कर रखा है तो ईमेल आईडी शो करेगा। वहां पे अपने क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को अलाउ कर रखा है तो ये सारी डिटेल्स वहां पे शो होता है, जिसकी वजह से और ज्यादा आसान हो जाता है कि रिलेटिव्स कौन है, उनके साथ रिलेशन क्या है और उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सब कुछ वहां पे पता चल जाता है। साथ ही साथ उनके भी वहां पे फेसबुक आईडी अटैच होता है, तो वहां से उनके प्रोफाइल फोटोज और बाकी अनदर पिक्चर्स भी उन्हें वहां से मिल जाता है। और डिजिटली इस समय चैट जीपीटी का ये है कि अगर आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी तरह का एआई टूल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस किसी भी इमेज से या स्क्रीनशॉट से आप उस इमेज से किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्म इमेजेस बना सकते हैं या फिर रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं एक एविडेंस के तौर पे इजीली। बिल्कुल जयप्रकाश जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो साइबर ठगी को लेकर क्या कुछ कानून है और क्या सजा का प्रावधान है? देखिए, मैंने आपको बताया कि नई जो बीएनएस बना है वो आईपीसी की तरह से, तो उसमें दुनिया भर के ठगी के प्रोविजंस हैं और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसमें भी सजा का प्रोविजन है। तो सजा तो पर्याप्त है और लोगों को वो अभी जैसे आपके पत्रकार बंधु भी बता रहे थे और शेख जी भी बता रहे थे, तो एक चीज जो सबको उससे चीज सतर्क रहना है वो अवेयरनेस है। और अवेयरनेस दो बातों का है कि कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा अकाउंट में मांग रहा है और आपका जानने वाला नहीं है तो आप 100% मान के चलिए वो ठग है। न तो कोई एजेंसी मांगेगी न पुलिस वाला मांगेगा, ये दो बातें तो कंफर्म है। ये हर व्यक्ति को ये बात पता होनी चाहिए। बाकी कानून में आप देखिए कि केंद्र सरकार के लेवल पे, स्थानीय पुलिस के स्तर पे दुनिया भर के प्रचार प्रसार चल रहे हैं कि ये नंबर है, कोई कॉल करता है तो तुरंत सूचित करिए। आज की तारीख में पुलिस की एक्सेसिबिलिटी इतना ज्यादा लोगों के पास में है कि यदि वो 100 नंबर 112 नंबर मिला देंगे तो हार्डली 10 से 15 मिनट में शहर में पुलिस आके आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी और आपके साथ कोई इस तरह से बड़ी वारदात नहीं हो सकती उस सिंपल सा 112 मिला देने के बाद। हम लोगों ने देखा है जो देहाती इलाके हैं वहां भी 10 से 15 मिनट में पुलिस 112 की पहुंच जाती है। तो एक बड़ा नेटवर्क है कि बड़े आसानी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा झोल है वो ये है इम्पर्सोनेशन। जैसे ही वो आदमी अपने को ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, आरबीआई का बताता है, हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि ये सही ही होगा, जबकि हर व्यक्ति ये जानता है कि कोई इतना फुर्सत में नहीं है कि आपको कॉल करे और आप एक बार कुछ ना करें तो एक बार फोन काट करके आप किसी भी पुलिस वाले को, अपने हित मित्र को, अपने घर परिवार को, किसी एक को कॉल कर देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके साथ ठगी नहीं हो सकती। इतना सा बचाव करना है। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जिस तरीके से साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपको जागरूक होना बेहद जरूरी है। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।